नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने एक बार फिर दुनिया के मंच से भारत का मान सम्मान बढ़ाया। सत्यार्थी को डब्ल्यूएचओ ने 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया, जहां तमाम सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। कैलाश सत्यार्थी के भाषण का विषय था कोविड-19 और बच्चे। अपने भाषण में सत्यार्थी ने बच्चों पर कोरोना के खतरे को लेकर चिंता जताई, साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़े कोरोना के असर को कम करने के लिए दुनिया से मदद की भी अपील की। सामाजिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद करने वाले इंसान के तौर पर कैलाश सत्यार्थी की दुनिया में पहचान है। डब्ल्यूएचओ के बड़े मंच से संबोधन के बाद वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपने हमारे लिए समय निकाला और मेरा पहला सवाल भी आपसे कोरोना से लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले आपने डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपना भाषण दिया है। दुनिया को क्या संदेश इस कोरोना काल में खास तौर पर बच्चों के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए? दुर्भाग्य से शुरू में लोग ये मान रहे थे कि कोरोना का संकट सिर्फ वयस्कों को, बुजुर्गों को ही प्रभावित करेगा, लेकिन हमने देखा कि दूसरी जो लहर आई उसमें बच्चे बहुत प्रभावित हुए। और अब जब तीसरी लहर की बात चल रही है तो ये खतरा और ज्यादा है हमारे बच्चों के ऊपर। भारत के संदर्भ में तो बहुत ही स्पष्ट है कि ये कहा गया है कि तीसरी वेव जरूर आएगी और बच्चे उससे ज्यादा पीड़ित होंगे। तो दो तीन बातें मुख्य रूप से मैंने उठाई। पहला तो ये कि इसे केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं माना जाना चाहिए या आर्थिक संकट भी नहीं है। ये बच्चों के भविष्य का संकट है। ये संकट सभ्यता का संकट है, मानवता का संकट है, न्याय का संकट है और इसका हल करने के लिए हमें अभी से तैयारी करना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि जब घर में आग लग जाएगी इसके बाद हम अग्निशमन यंत्रों को लेकर यहाँ वहां दौड़ेंगे। हमको अभी से तैयारी करना चाहिए। अगर इस बार भारत में या दुनिया में इस तरह का संकट आएगा तीसरे वेव के रूप में, तो समझिए कि ये हमारी तैयारी के अभाव का संकट होगा। अगर हमारे बच्चे, हमारे लोग मरेंगे तो हमारी तैयारी के अभाव से दुनिया में कहीं भी, या हमारी करुणा के अभाव से, या बच्चों के प्रति हमारी प्राथमिकता के अभाव से लोग मरेंगे। इसलिए मैंने आज अपील की कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं वो मिलकर इस पर काम करें और अलग अलग टुकड़ों में बंटकर अलग अलग पक्ष पर काम करती हैं। कोई शिक्षा पर, कोई मजदूरी पर, कोई स्वास्थ्य पर, तो ये नहीं चलेगा जी। एक हाई लेवल ग्रुप बनाया जाए, इंटर एजेंसी हाई लेवल ग्रुप। देश के मंत्रियों से भी, सारे देशों के मंत्रियों से मैंने अपील की कि आप अपने देशों में भी एक टास्क फोर्स बनाइए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें एक्सपर्ट्स को लाइए जो बच्चों के संदर्भ में सारी चीज जानते हों। बाल चिकित्सा के लोग, बाल मनोवैज्ञानिक लोग और बाल संरक्षण से जुड़े हुए लोग। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर हमने उठाया है मुद्दा। जी कैलाश जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि कोरोना काल में, मैं देश के बच्चों की बात करना चाहूंगी आपसे, कोरोना काल में बहुत से बच्चे अनाथ हो गए हैं, दोनों माता पिता जो है उनका निधन हो गया है। कुछ ऐसे लोग समाज से सामने आ रहे हैं जो इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं। एडॉप्शन की बात भी चल रही है। अगर हम अभी की व्यवस्था और मौजूदा तरीके की अगर हम बात करें तो क्या आपको ये ठीक लगता है, या जो कानूनी दांव पेच हैं उसके चलते इसमें कुछ दिक्कत आप देख रहे हैं, जिसमें बदलाव किए जाने की जरूरत आपको लग रही है? दाव पेच की बात नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि अगर एक पूरी प्रक्रिया के तहत बच्चों का अडॉप्शन नहीं होगा तो बहुत खतरा है कि उनको बाल वेश्यावृत्ति में, बाल दुर्व्यापार में और कई तरह के गुलामी के धंधों में उनको लगाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हों। जो बच्चे ये करना चाहते हैं वो सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें मदद कर सकते हैं। वो मदद सबको करनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं बच्चों के माता पिता और बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने का मुद्दा है। और इसलिए जरूरी है कि कुछ बड़े बुनियादी सवाल खड़े किए जाएं। मैं आज आपके मंच से पहली बार ये आग्रह करना चाहता हूं भारत की सरकार से और भारत की संसद से
कि स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार की मान्यता दी जाए। हमने लड़ाई लड़ी शिक्षा को संवैधानिक अधिकार दिलाने की, मौलिक अधिकार दिलाने की मान्यता के लिए, और हम जीते। और आज मैं ये आह्वान कर रहा हूं सारे राजनीतिक दलों से और भारत के प्रधानमंत्री जी से कि अब ये मौका है कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। अभी राइट टू लाइफ में इस तरह का इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई जीने का अधिकार है तो उसमें स्वास्थ्य भी शामिल कर दिया जाए, लेकिन हम कहते हैं कि संविधान में संशोधन करो और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाएं ताकि लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, अपने बारे में जान सकें। हमने देखा है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार बनने से बहुत फायदा भारत के बच्चों को और शिक्षा के क्षेत्र को हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को अगर हमें सही मायनों में तैयार करना है और बार बार ऐसी आपदाओं में नहीं पड़ना जहां हमने देखी है देश की दुर्गति, तो हमें शिक्षा के साथ साथ अब स्वास्थ्य को भी संवैधानिक मौलिक अधिकार का दर्जा देना चाहिए। कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मुख्यमंत्री की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है कि आप अपने सुझाव दीजिए आगे क्या किया जाना चाहिए, खासतौर पे बच्चों के लिए, क्योंकि तीसरी लहर की बात हो रही है, बहुत से बच्चे बिना माता पिता के रह गए, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। अगर नहीं किया है तो क्या आप खुद से, जैसा कि आप अब इस एबीपी न्यूज़ के मंच से कह रहे हैं कि इसको संवैधानिक अधिकार की मान्यता स्वास्थ्य को आनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे सुझाव आपने तैयार किए हैं जो आने वाले समय में आप दें सरकारों को? जी जी जी, अच्छी बात तो ये हुई कि भले ही हमारी सरकारों ने सुझाव न मांगे हों, लेकिन जैसा आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुझे आमंत्रित किया, स्पेशली सुझाव मांगे, मैंने आज सुझाव दिए भी। और भारत सरकार को भी मैंने सुझाव दिए हैं। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी को एक विनम्र पत्र लिखकर मैंने आग्रह किया कि आप एक नेशनल टास्क फोर्स बनाइए, जो मैंने अभी विश्व के स्वास्थ्य मंत्रियों को आह्वान किया है। साथ साथ मैंने कहा कि अभी से तैयारी कीजिए कि हर जिले में कम से कम एक डेडिकेटेड, एक समर्पित अस्पताल ऐसे बच्चों के लिए हो जो कोविड से अभी पीड़ित हैं या तीसरी लहर में ईश्वर ना करे ऐसी नौबत आए कि बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर पीड़ित हों और उनको अस्पतालों की बेड की मारामारी करनी पड़े। दवाइयों से, ऑक्सीजन से, सभी चीजों से लैस ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल तैयार किए जाएं। इन्हीं अस्पतालों में शुरुआत के तौर पर एक हिस्सा बच्चों के लिए डेडिकेटेड करके अभी से रखा जाए। गांव में चूंकि ये फैल रहा है, हम देख रहे हैं अभी, आज मैं पढ़ रहा था कि अभी मैं राजस्थान में हूँ, हमारे बाल आश्रम में, और यहीं पर पास में 300 बच्चों को कोविड का इन्फेक्शन लगे से इस तरह की खबर आ रही है टुकड़ों में। तो इसके लिए जरूरी है कि गांव में पंचायतों के स्तर पर, पंचायतों के भवन में इस तरह के क्वारंटाइन बच्चों के लिए अभी से तैयार करके रखे जाएं और वो सुविधाएं भी थोड़ी बहुत रखी जाएं। दवाइयों की, जैसे आपका ये पैरासीटामोल का सिरप है, इसके बारे में चर्चा हुई थी कि अगर इस तरह की लहर आती है तो शायद हमारे यहाँ उसका भी अभाव हो जाएगा बच्चों में। ये सारी चीजें की जाएं। जी, आप जो टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या आपने कोई रोड मैप तैयार किया है कि किसकी अध्यक्षता में होनी चाहिए, किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए? आपने ये तो बताया कि पंचायत भवन को या शहरों में इस तरह से अस्पताल बनाए जाएं, उसमें एक वार्ड जो है या एक कोना जो है वो बच्चों के लिए आरक्षित किया जाए, लेकिन ये जो टास्क फोर्स की आप बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से अपनी रणनीति बनाए, इसमें कौन लोग होने चाहिए, ताकि तीसरी लहर अगर बच्चों के ऊपर असर डालने वाली कही जा रही है तो उससे लड़ने की तैयारी अभी से शुरू हो सके? देखिए, मुझसे अच्छे तरीके से तो भारत की सरकार और बाकी लोग सोच सकते हैं कि कैसे बने, कौन बने, क्या हो, लेकिन मैंने जो आग्रह किया उसमें ये लिखा कि जो इस विषय के सबसे अच्छे जानकार हैं भारत के अंदर, चाहे वो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी चीजें हों, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, उसके जानकार हों, बाल संरक्षण के जानकार हों, उन सबको शामिल करके और इस तरह का एक टास्क फोर्स बनाया जाए। पॉलिटिकली वो कितना बड़ा या कैसे बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग केवल खुशामदी ना हो बल्कि ईमानदारी से अपनी बात कह सकें, सरकार उनको अपने बातचीत में शामिल करे विश्वास के साथ, और सही मायनों में वो एक सकारात्मक और एक रचनात्मक सुझाव सरकार को दे सकें और राज्य सरकारों को भी दे सकें। केवल केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राज्य सरकारें भी इसी तरह का
करें अभी से तैयारी के तौर पर। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब तक भारत में स्वास्थ्य मौलिक अधिकार नहीं बन जाता, हमने देख लिया है और हमें बार बार ये भुगतना पड़ेगा कि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। इसको जरूरी है कि उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट हो और हमारी प्राथमिकताओं में वो आए। और अगर बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हम नहीं कर सकते तो हम भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते। अगर एक भी बच्चा खतरे में है तो मैं कहता हूं कि हम सब खतरे में हैं, हमारा भविष्य खतरे में है। हम इंतजार कर सकते हैं लेकिन हमारे बच्चे इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए और उसी तरीके से इस पर आगे की रणनीति बननी चाहिए। लेकिन मैं कैलाश जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना काल में, इस समय संकट काल में आपकी नजर में सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में? सबसे बड़ी चुनौती है कि हम वैक्सीन को, आज मैंने ये बात उठाई है कि एक तो वैक्सीन के ऊपर जो उसके निर्माण पर, उसके जो रॉ मटेरियल है उसके मामले में जितने प्रतिबंध लगे हैं उन प्रतिबंधों को तत्काल उठाया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब ने ये बात कही है। मैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करता हूं और मैंने अभी की है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से कि इसको तत्काल हटाया जाए ताकि इसकी आवाजाही आसान हो जाए। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वैक्सीन की बात आज मैंने उठाई है, इक्विटी ऑफ वैक्सीन की बात उठाई है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया में ये सबका साझा संकट था, लेकिन इसका दर्द कुछ लोगों को भुगतना पड़ा और कुछ लोग इसमें मालामाल हो गए। पिछले साल दुनिया के 2/3 जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, सबसे बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने $109 बिलियन की और ज्यादा कमाई कर ली, $109 बिलियन की, जबकि 140 मिलियन लोग यानी करीब 14 करोड़ लोग सबसे ज्यादा बुरी हालत की गरीबी में धकेले गए। इसी दौरान $8 ट्रिलियन का पैसा कोविड रिलीफ फंड के लिए तय किया गया था, लेकिन उसमें से केवल 0.13% पैसा गरीब देशों की गरीब जनता और उनके बच्चों के ऊपर मुकर्रर किया गया था दुनिया भर में। तो ये जो विषमता है, ये जो भेदभाव है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज एक बहुत बुनियादी बात कही जो हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के दर्शन से निकलती है जी। करुणा के वैश्वीकरण की बात मैंने आज आह्वान किया कि लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन फॉर चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों के लिए करुणा का वैश्वीकरण नहीं कर सकते तो बाकी चीजों का वैश्वीकरण निरर्थक है मेरे लिए। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है। कोरोना के दौर में बच्चों की मनोदशा पर बहुत बुरा असर पड़ा है, आपने भी इसका जिक्र किया। क्या आपके पास कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं या कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहेंगे जिससे हमारे जो दर्शक इस समय आपको सुन रहे हैं वो कुछ सीख सकें, और अगर उनके आसपास ऐसे कुछ बच्चे हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें? जी, दोनों तरह की घटनाएं हुई हैं। एक तो ये जो निर्धन वर्ग के शिकार बच्चे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह के बच्चे, उसमें बड़ी संख्या में बच्चों का दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग हुआ है, बाल मजदूरी के लिए, बाल वेश्यावृत्ति के लिए, शादियों के लिए वगैरह वगैरह। और उसमें से हमारे ही संगठन ने बचपन बचाओ आंदोलन में पिछले साल 7,000 बच्चों को मुक्त कराया और उनमें से बहुत सारे बच्चों से मैंने बातचीत की। तो वो जिस तरह के संत्रास में गुजर रहे हैं, माँ बाप के रोजगार धंधे छूट गए हैं, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, राज्यों की भी, केंद्र की भी, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को दलाल लोग ले जा रहे हैं। उन पर बहुत बुरा मानसिक असर पड़ा। लेकिन जो बच्चे घरों के अंदर हैं, वो स्कूलों में दूसरे बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं, टीचर्स के साथ मिलना जुलना, खेलना कूदना, गपशप करना, ये सब बंद हो गया है। तो बहुत ज्यादा एकाकीपन उनके लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीजें घरों घरों में देखने को मिल रही हैं। एक बच्चा, मैं बताता हूँ आपको कि एक बच्चा 1.5 साल पहले, करीब 1.5 साल का था, मेरे एक मित्र परिवार का बच्चा था। और अभी कुछ दिनों पहले जब ये लॉकडाउन खुला था, दूसरा दौर शुरू होने से पहले, तो माँ बाप उसको अस्पताल में अपना बाकी टीके और बाकी चीजों के लिए ले जाना चाहते थे।
तो उस बच्चे ने रो रो कर घर भर दिया और कहा कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो घर में ही उसने 1.25 साल गुजार दिया, तो वो कह रहा है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, बाहर की दुनिया में तो सारा जहर फैल रहा है। अब जिन बच्चों के मस्तिष्क में बचपन में ये जहर लग रहा है कि बाहर जहर है, बाहर टीके लग रहे हैं, सुइयां लग रही हैं, तो वो खौफ बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल पैदा हो गया। बिल्कुल कैलाश जी, पैदा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जरूरत है कि हम बच्चों के साथ प्यार का व्यवहार करें, उनकी बात सुने, उनके साथ सिर्फ लाड़ ही ना दिखाएं बल्कि दोस्ती का रिश्ता बनाएं। हम उनके साथ उनकी बात भी सुने, केवल अपनी ही बात ना थोपें पूरा दिन बिठा के उनको, बल्कि उनकी बात भी सुने। सुनना तो एक बहुत बड़ा काम है समाज की भलाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कैलाश जी, आपने समय निकाला और बहुत अच्छी बात आपने की कि बच्चों को समय दें, उनकी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। कोरोना की तीसरी लहर का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर होगा, बड़ी खबर इस समय की। इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस कयास को खारिज किया है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं, फिलहाल ये सिर्फ अफवाह है। तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, बच्चों पर असर की आशंका अभी अफवाह। तीसरी लहर को लेकर एम्स डायरेक्टर का बड़ा बयान, तीसरी लहर में बच्चों पर असर का अभी तक कोई प्रमाण नहीं, बच्चों पर असर की आशंका अभी अफवाह। तो तीसरी लहर की आशंका पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि निदेशक हैं एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, उनका ये बड़ा बयान। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो, उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये बात चिंता का सबब बनी हुई थी कि तीसरी लहर अगर आएगी तो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ किया कि अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। पहली और दूसरी लहर में बच्चों पर असर नहीं आया है, इसलिए तीसरी लहर का कुछ अभी नहीं कहा जा सकता।